आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज, लेकर हाजिर हूं हमारा बेहद ही खास प्रोग्राम नजरिया। सियासत में कामयाबी की पहचान बन चुके प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी जराये के हवाले से खबर यह आ रही है कि कांग्रेस भी मिशन 2024 के लिए प्रशांत किशोर को लाना चाहती है, ताकि अहमद पटेल की मौत के बाद उसकी जगह को कोई पूरा कर सके। उन्हें राहुल गांधी का सियासी सलाहकार बनाया जा सकता है और प्रशांत किशोर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। जराये के मुताबिक मध्य प्रदेश में साबिक सीएम कमलनाथ को सेंटर में बुलाया जा सकता है, जबकि राहुल गांधी लोकसभा में पार्टी के लीडर हो सकते हैं। याद रहे कि इससे पहले प्रशांत किशोर अपोजिशन जमात के कई लीडरान से मुलाकात कर चुके हैं और 2024 पर भी चर्चा हो चुकी है। इस मीटिंग में शरद पवार का चेहरा भी उभर कर सामने आया था। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि मिशन 2024 के लिए इतने पहले से तैयारी कांग्रेस के लिए क्या गुल खिलाती है और प्रशांत किशोर कितने लीडरान को साथ लाने में कामयाब हो सकते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त दानिश इकबाल साहब जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, और अब से थोड़ी देर में हमारे साथ रेशम मिश्रा जी जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। दानिश इकबाल जी, क्योंकि सबसे पहले मैं आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहूँगा जी इस्लाम में, और आप बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा कि 2022 और 2024 का जो इलेक्शन है वो मुल्क की दशा और दिशा तय करेगा, क्योंकि 2022 के इलेक्शन से 2024 का रास्ता साफ होगा। लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर की अलग अलग नेताओं से मुलाकात, पहले शरद पवार से, अब कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से, उनके साबिक सदर राहुल गांधी से। क्या यह मान के चला जाए कि प्रशांत किशोर एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको हर कोई भुनाने की कोशिश करता है? शहबाज, देखिए, भारत के लोकतंत्र का हर एक इलेक्शन, हर एक चुनाव जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है जी। उसकी अपनी एक खासियत होती है, और वो निश्चित तौर पर आने वाले जो समय होगा, आने वाला जो वक्त होगा, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देश की दिशा और दशा तय करने के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, अवाम के डेवलपमेंट के लिए। तो हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है कि एक वैसी चुनाव में वैसी सरकार बने, एक ऐसा नेतृत्व बने जो कि जिसको देश की समझ हो, जिसको देश के मुद्दों की समझ हो, जिसको अवाम की फिक्र हो, जिसको गरीब, मजदूर और किसान और वंचित की फिक्र हो। वैसे सरकार का बनाना जो है महत्वपूर्ण होता है देश के लिए और देश के अवाम के लिए। जहां तक सवाल है कि 2022 में और 2024 में चुनाव आने वाले हैं, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, 2024 में केंद्र में चुनाव होगा, तो निश्चित तौर पर हर पार्टी की अपनी तैयारी होनी चाहिए। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब अलग अलग पार्टियां, राजनीतिक दल, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की कोई पार्टी हो, अगर वो गंभीरता से चुनाव को लेती है, जैसा हमने देखा है कि पिछले 5-6 सालों में जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका रही है लोकतंत्र के अंदर, और चुनाव में जो उनकी जो परास्त जो हुआ है, लोग जो विपक्ष लगातार, खासकर कांग्रेस पार्टी जो है, लगातार चुनाव में उनको हार मिली है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर प्रशांत किशोर को लेकर के अपनी रणनीति बना रही है, या उनकी संगठन इतनी कमजोर हो चुकी है, उनका नेतृत्व इतना कमजोर हो चुका है कि वो बाहर से लोगों पे आधारित होना चाहते हैं, बाहर से लाए गए लोगों पे आधारित होना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी को पूरा अधिकार है जिस प्रकार से चाहे वो योजना बनाए, रणनीति बनाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, अपने संगठन के बलबूते, अपने कार्यकर्ता के बलबूते, अपनी नीति और विचारधारा के बलबूते, और अपना जो नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व जो दे रहे हैं पूरे देश में 6 सालों से, उसके आधार पर अपने आप को मजबूत कर रही है। और उस आधार पर जो है भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास रखती है कि आने वाले चुनाव में उसकी जो ताकत है, जनता के साथ जो कनेक्टिविटी है, जनता के ऊपर जनता का जो विश्वास है, उसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। हमें किसी से बाहर के लोगों को जो है रणनीति बनाने के लिए लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाकई में काफी अहम बात आपने कही है दानिश इकबाल जी। लेकिन एक चीज माननी होगी कि हम देख पा रहे हैं कि हाल ही के अंदर बंगाल का इलेक्शन हमने देखा है, और उसके अंदर प्रशांत किशोर की जो रणनीति है वो काम आई है। और इससे पहले हमने जब लालू और एक तरीके से नीतीश कुमार को साथ लेकर आए थे, वो भी प्रशांत किशोर का ही एक तरीके से माइंड था। और 2014 की अगर हम मोदी सरकार की बात की जाए तो उसके पीछे भी तमाम जो स्ट्रेटेजी लगी थी वो प्रशांत किशोर की लगी थी। क्या अलग अलग तरीके से, हालांकि कुछ जगह पर नाकामयाब भी हुए हैं, अगर हम राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की बात की जाए तो वहां पर भी वो फॉर्मूला फेल हो गया था। तो हर जगह हर फॉर्मूला नहीं चलता है, लेकिन बावजूद इसके 2024 के लिए अपोजिशन का एक चेहरा बनाने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है तमाम जमातें मिलकर एक साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगी?
शायद देखिए 2019 के चुनाव से भी पहले हमने एक बड़ा मंच देखा था जब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। उसके बाद जो है किस प्रकार से देश के जो छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, सब मिलकर के एक मंच पर पे आए थे और एक माहौल बनाया था कि तो भारतीय जनता पार्टी को अब समाप्त कर दिया जाएगा केंद्र की राजनीति से। लेकिन जब जनता के दिलों में आप बस जाते हैं, जब जनता के मुद्दों को आप उठाते हैं, जब आप नेतृत्व करते हैं जनता के लिए और जनता के मुद्दों को लेकर के लगातार संघर्ष करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां भी प्रदेश में बनी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है आराम से नहीं बैठता है, वो जनता के बीच में जाकर के जनता की बातों को सुनता है, तब जनता में विश्वास बनता है। तो हमने ये करके दिखाया है। देखिए 19 में भी बड़ा माहौल बना था, 19 से पहले 19 के चुनाव में क्या हुआ हम सब जानते हैं। उसी प्रकार से आज पश्चिम बंगाल के अंदर हम हारे हैं, निश्चित तौर पर हम हारे हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर जहां हमारी संगठनात्मक संरचनाएं नहीं थी, वहां पे हमने कम समय में अपने संगठन को पूरे पश्चिम बंगाल में फैलाया है। हम वहां पे 3 विधानसभा सीट से 70 सीटों पे पहुंचे हैं। तो आप एक तरफ इसका भी आकलन कर सकते हैं, दूसरी तरफ हमारी हार का भी आकलन इस बात के लिए तो मुबारकबाद बीजेपी को देनी पड़ेगी कि उसने जो है अपने आप को मजबूत किया है मगरबी बंगाल के अंदर, और वाकई में उसका जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बड़ा है। लेकिन इस बात के ऊपर भी गौर करना होगा, एक बात साफ दानिश इकबाल साहब, कि हम ये देखते हैं कि तमाम पार्टियां एक साथ एकजुट होने की कोशिश करती है, लेकिन इत्तेफाक राय चुनाव आते आते सबके जो है अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हो जाती है, वो सारा का सारा ठीकरा फूट जाता है किसी दूसरे के ऊपर के फलां पार्टी हमारे साथ ऐसा साथ नहीं दे रही है, और इसीलिए इसको अभी से ही हिकमत अमली स्ट्रेटेजी बनने की कोशिश की जा रही है। हम देख रहे हैं कि इससे पहले शरद पवार से कई दिनों मुलाकात का जो सिलसिला है वो चला है। अब जो है कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है और उनके साबिक सदर राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। क्या इन तमाम अपोजिशन को जोड़कर एक बड़ा इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या आपको इस तरह से कोई एक बड़े चैलेंज का सामना कर सकते हैं आप लोग? शहबाज देखिए, ये जिस प्रकार से विपक्ष जो 19 से पहले जो बना था और फिर अभी जो सुगबुगाहट शुरू हुई है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद, तो मैं मानता हूं कि ये जो है राष्ट्र हित के लिए एक साथ आने का संकल्प नहीं है, बल्कि अपने अपने स्वार्थों को साधने का संकल्प है। अपने अपने स्वार्थ को लेकर के ये क्षेत्रीय दल और जो राष्ट्रीय दल है वो एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये मजबूत नहीं हो पाते हैं, ये जो है कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनका जो स्वार्थ है, छोटे छोटे जो स्वार्थ है वो जो है वो सामने आ जाते हैं, जिसके कारण ये इनके साथ एकता नहीं हो पाती है। और जब स्वार्थ होगा तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में आपका विश्वास नहीं होगा, और आज वही विश्वास जो है विपक्ष ने खो दिया है, जिसके कारण जो है आज लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की भूमिका जो है मैं मानता हूं कि बहुत कमजोर हुआ है। शहबाज ठीक है सर, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और सियासत के अंदर उनका काफ़ी तजुर्बा रहा है, उसको बारीकियों को समझते हैं, देखते हैं, हमारे साथ डिबेट में शामिल होते हैं। ऋषि जी बहुत बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। ऋषि मिश्रा जी, मिशन 2024 को लेकर तैयारियां की जा रही है और प्रशांत किशोर जो कि सियासी स्ट्रेटेजिस्ट कहे जाते हैं, उनको हम देख रहे हैं कि पहले वो शरद पवार से एक दिन मुलाकात करते हैं, मुलाकात का दौर चलता है, फिर उसके बाद अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात होती है। क्या एक ऐसा बड़ा मोर्चा खड़ा करने की तैयारी की जा रही है जो कि 2024 और 2022 के अंदर ऐसी शिकस्त दी जा सके ताकि नरेंद्र मोदी का जो एक अश्वमेध यज्ञ है उसको रोका जा सके? आपकी जो खबर है बिल्कुल सही है। और प्रशांत किशोर, मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज बताने जा रहा हूँ जी। प्रशांत किशोर हो सकता है कि कांग्रेस में शामिल हो जाए और बड़े सोनिया गांधी उनको बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में दे, और प्रशांत किशोर के सलाह पे ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया है। अभी इस मोहर नहीं लगी है, लेकिन जो अटकलें लग रही है कि प्रशांत किशोर के एडवाइस से ही राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया जा रहा है, अधीर रंजन चौधरी के स्थान पर देंगे। आपने देखा होगा बंगाल चुनाव में उन्होंने कई चैनलों को इंटरव्यू देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि अब जो मैं पहले जो काम कर रहा था एक रणनीतिकार का, पॉलिटिकल एक्सपर्ट का, वो अब मैं उस काम से ब्रेक लेके नया काम शुरू करूंगा। तो कल जब प्रशांत किशोर जब राहुल गांधी से मिले हैं, गांधी परिवार के 3 बड़े चेहरे हैं, प्रियंका, सोनिया और राहुल जी से मुलाकात हुई है तो अकेले तेज हो गई है। और आपने पहले भी देखा होगा कि शरद पवार से और शरद पवार के आवाज से कई विपक्ष के बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। तो ये पूरा लबलवाब ये है कि नरेंद्र मोदी के विरोध में अपोजिशन का बड़ा चेहरा खड़ा करने का प्रशांत किशोर जो है प्रयास कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने भी और कई विपक्षी नेता ने भी ये कहा है, ऋषि यादव को मैं उसमें कोट करना चाहूंगा
कि बिना कांग्रेस को लिए हुए कोई भी विपक्ष का गठबंधन नहीं बनाया जा सकता। और बिल्कुल सही भी है कि कांग्रेस का पूरा पैन इंडिया अपना ऑर्गेनाइजेशन है, अपना प्रभाव है, अपना इंफ्लुएंस है। हाँ, नो डाउट अभी कांग्रेस का खराब समय चल रहा है, लेकिन यदि कांग्रेस सही मुद्दों को लेके, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर यदि जनता के बीच जाती है, तो कहीं न कहीं जो 7 साल का जो मोदी सरकार के कुछ नाकामी रहा है, मैं नहीं कहता हूँ मोदी जी हर फ्रंट पे नाकाम रहे, कुछ अच्छे उन्होंने काम भी किया, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर कांग्रेस जाती है, तो कांग्रेस कहीं न कहीं एक मोमेंटम बनाने का प्रयास जरूर करेगी। ठीक है, यानी कि जो एक वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश है वो की जानी शुरू हो गई है। दानिश इकबाल जी, क्योंकि मुद्दे कई सारे हैं, फिर चाहे वो कृषि कानून का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दे लगातार मुंह भाए खड़े हुए हैं और जो अपोजिशन जमाते हैं उन सब चीज़ों को ही एक तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम तक ये मैसेज किसी तरह पहुंच जाए कि मरकजी हुकूमत को इस बात की फिक्र नहीं है कि पेट्रोल 100 से पार चला गया है, दाल महंगी हो गई है, LPG की जो कीमत है वो लगातार बढ़ती चली गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि 2024 तक उसको बस्ट कर दिया जाए? मुझे लगता है कि विपक्ष को पहले खुद अपने संगठन के अंदर जो है देखना पड़ेगा कि वो उस लायक है कि नहीं, वो सरकार की कमियों को गिनाने के लिए या सरकार की कमियों को लेकर के जनता के बीच में जाने के लिए। मैं मानता हूं कि विपक्ष जिस प्रकार से विपक्ष के बड़े बड़े कद्दावर नेता अपनी पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं और जिस प्रकार से अभी भी उसमें देखा जा रहा है कि अलग अलग नेता नाराज हैं और पार्टी को छोड़ने की बात कर रहे, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उनके लिए चुनौती ये होगी कि कैसे वो अपने जो उनका जो घराना है उसको जो है मजबूत करें, उसको संभाल करके रखें। उसके बाद वो फिर मोदी सरकार के सामने आकर के चुनौती पेश करें। तो सबसे पहले बड़ी चुनौती खुद की होगी, खुद के घर को संभालना। जहां तक प्रशांत किशोर का सवाल है कि देखिए, प्रशांत किशोर जो है कभी टीएमसी के लिए काम करते हैं, कभी पंजाब के लिए काम करते हैं। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ भी रहे हैं। प्रशांत किशोर की अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा। जी, दानिश इकबाल साहब से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से रब्ता करने की हम कोशिश करेंगे और समझने की उनसे कोशिश करेंगे। जी दानिश जी, अपनी बात मुकम्मल कर सकते हैं आप। और प्रशांत किशोर की अपनी एक महत्वाकांक्षा है, तो प्रशांत किशोर की कोशिश रहेगी कि जो है टीएमसी को भी लेकर के और कांग्रेस को लेकर के और दीगर पार्टियों को लेकर के एक साथ आया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो छोटे दलों के जो स्वार्थ हैं वो कहीं ना कहीं सामने आएंगे और बिखराव होता है, जिसके कारण जो है एक तो कांग्रेस के अंदर स्वीकार नहीं है राहुल गांधी, खुद कांग्रेस के अंदर स्वीकार नहीं है, तो वो जो अलायंस बनेगी उसके अंदर राहुल गांधी कहां से स्वीकार होंगे, ये भी बड़ा प्रश्न है शहबाज, कि क्या राहुल गांधी को सब लोग मानेगा और क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नाम पे सेक्रीफाइस करने को तैयार होगी। तो बहुत सारे सवाल हैं। ये बहुत अहम मौजू आपने उठाया दानिश इकबाल साहब की, क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नाम पर सेक्रीफाइस करने को तैयार होगी? ऋषि मिश्रा जी, मैं भी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी चुनाव देखे हैं उसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने की कोशिश करते हैं और अगर उनकी क़यादत में चुनाव लड़ने की कोशिश की जाती है, तो क्या बाकी के जो अलायंस अगर साथ में आएंगे क्या उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि उनसे भी बड़े चेहरे हैं, हम शरद पवार को देख सकते हैं और इसके अलावा अगर हम AIADMK, DMK, तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, या फिर उधर ममता बनर्जी हैं, लगातार 3 बार से CM रही हैं, तो क्या ऐसे बड़े चेहरे राहुल गांधी की क़यादत में चुनाव लड़ पाएंगे? मैं प्रशांत किशोर की बात करूँ, प्रशांत किशोर ने अपने आप को साबित किया है। उत्तर प्रदेश चुनाव को छोड़ दे तो बाकी जितने राज्यों का जी ऋषि मिश्रा जी से हमारा राब्ता टूट गया है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। दानिश इकबाल जी, आप बहुत अहम मौजू बता रहे हैं और समझा भी रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दानिश साहब, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है और नोट भी की है कि जब पिछली बार यूपी के इलेक्शन हुए थे उसमें प्रशांत किशोर ने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि यूपी के 2 लड़के या फिर नौजवानों का हम जिक्र करें, और उन्होंने एक जो फॉर्मूला दिया था कि इसको देखकर जो है वोट आएगा, लेकिन वो हमने देखा है कि क्या हुआ, सब कुछ धराशायी हो गया है। हालांकि ये बात और है कि कुछ चीज़ें जो है एक्सेप्शनल केस होते हैं, क्या हम उसको एक तरीके से साइडलाइन भी कर दें तो क्या अहमद पटेल जो कि एक बहुत बड़े सियासतदान थे कांग्रेस के अंदर और पर्सनली जो है एक तरीके से सलाहकार रह चुके हैं सोनिया गांधी के, क्या वो अब उनकी जगह ले सकेंगे अहमद पटेल की प्रशांत किशोर?
शहबाज, देखिए, अहमद पटेल भारतीय राजनीति में बड़े सम्मानित थे। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी भी उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। और किसी की जगह लेना, मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति का अपना एक जो है अनुभव होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक कार्यशैली होती है, हर व्यक्ति का अपना तजुर्बा होता है। उसके आधार पर अहमद पटेल ने कांग्रेस पार्टी का जो 10 साल था, जो 10 साल यूपीए 1 और यूपीए 2 था, उसमें बड़ी भूमिका रही अहमद पटेल की। लोगों को कोऑर्डिनेशन में, लोगों के साथ लेके चलने में, पार्टी के अंदर, अलायंस के अंदर बड़ी भूमिका रही। मैं मानता हूं एक राजनीतिक शास्त्र का छात्र होने के नाते कि अहमद पटेल को अगर हम देखेंगे तो बड़ी भूमिका रहती है। लेकिन क्या उनके जगह पे कोई और व्यक्ति उस तरह की भूमिका निभा पाएगा? एक तो सबसे बड़ा विषय यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है, उसके जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, उनके 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 अंदर आप कितना विश्वास जगा पाए हैं अपने आप को? जैसे अहमद पटेल जो थे, उनके ऊपर बड़ा विश्वास था सोनिया गांधी का, और उनके परिवार के साथ बड़ी निकटता रही है, सोनिया गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ और अहमद पटेल के साथ। तो वो भी एक कारण था कि सोनिया गांधी बड़ा विश्वास करती थी, जिसके कारण वो बड़े निकट आए अहमद पटेल, जिसके कारण कि वो 10 साल की यूपीए 1 यूपीए 2 में बड़ी भूमिका हमको देखने को मिली है। अब सवाल ये होता है कि क्या प्रशांत कुमार जो हैं, उन पे विश्वास करती हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? क्योंकि आप देखिए 5 साल के बाद कल जो है राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। 5 साल तक कोई संवाद भी नहीं रहा प्रशांत किशोर के साथ और राहुल गांधी के साथ। तो मैं मानता हूं कि उतना विश्वास जो अहमद पटेल पर दिखाया गया था शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, वो विश्वास क्या दिखा पाएंगे प्रशांत किशोर पे? ये बड़ा सवाल है। और क्या प्रशांत किशोर अपनी इच्छा के लिए किसी के साथ भी जा सकते हैं? ये भी बात उनके जहन में जरूर होगा कि क्योंकि कल वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम किया था, कल वो जगनमोहन रेड्डी के लिए भी काम किया है, अलग अलग दलों के लिए काम किया है। और प्रशांत किशोर की अपनी कोई विचारधारा नहीं है कि वो किस विचारधारा पे चलने वाले हैं, किस विचारधारा को फॉलो करते हैं, क्या विचारधारा है उनको इस देश को लेकर के। तो उस पर कोई अपनी राय उनकी तो आज तक सामने आई नहीं है। तो मैं मानता हूं ये कहना कि अहमद पटेल की जगह वो ले लेंगे, मुझे लगता है ये मुश्किल है। ये बहुत अहम चीज़ बताई है आपने। और लेकिन एक सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हालांकि हमारे साथ अभी कांग्रेस के कोई लीडर जुड़े नहीं हैं, लेकिन इसलिए मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी जुड़ गए हैं। ऋषि मिश्रा जी से ये सवाल ले लेते हैं। ऋषि मिश्रा जी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक्सेप्टेंस को लेकर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को कौन कौन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यूपी के अंदर हमने जो देखा है कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि भाई 2 लड़के आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, और उसका नतीजा हमने देखा था प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी थी। अगर उसको हम एक्सेप्शनल केस मान भी ले, उसके बावजूद भी पार्टी के अंदर अभी तक उनका जो एक सदर नहीं चुना जाना भी एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के अंदर भी। देखिए, मेरी बातें अधूरी रखी। देखिए, प्रशांत किशोर को जो भी असाइनमेंट प्रशांत किशोर ने उठाया, एक सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़ दे तो उन्होंने सब जितने असाइनमेंट उन्होंने उठाए हैं, उन्होंने अपने काबिलियत को साबित किया है। और फिलहाल ताजा एग्जाम्पल आपको बंगाल है। बंगाल में अमित शाह एंड कंपनी, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी ताकत लगा दी थी, भाजपा अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया था। तो प्रशांत किशोर ने अपने टैलेंट और अपनी काबिलियत को दिखाया। ये बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ रणनीति बनाने से कुछ चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसके लिए आपको एक मजबूत संगठन, आपके एक पॉपुलर फेस और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को आपको उठाना होगा। कहीं न कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस में इस चीज की ही अभाव है। ये बात कांग्रेस को भी मानना होगा कि कैसे एक संगठित बन के, पहले तो कांग्रेस के संगठन कई राज्य में है। उत्तर प्रदेश में जैसे जहाँ से सांसद आते हैं वहां कांग्रेस सबसे कमजोर है। बंगाल में ही आपने देखा कांग्रेस ने एक किसी के कांग्रेस नहीं जीत पाई। बिहार में भी कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है। तो ऐसे कई राज्य हैं जहां से नंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है काफी आते हैं, वहां कांग्रेस को मजबूत करना होगा। और कांग्रेस को एक ऐसे रणनीतिकार की जरूरत थी जो एक सफल स्ट्रेटजी बनाए नरेंद्र मोदी के सामने, और नरेंद्र मोदी के सामने एक मजबूत बेस देने का प्रयास करें। आप देखिए प्रशांत किशोर के आने से बीजेपी के जो नुमाइंदे अभी बोल रहे हैं, या बीजेपी के बड़े नेता भी, मैं इससे पहले एक नेशनल चैनल पे था, बीजेपी में खलबली क्यों है? प्रशांत किशोर को बीजेपी के साथ भी काम कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी के भी के साथ काम कर चुके हैं। अमित शाह जी से डरे क्यों हैं प्रशांत किशोर से? और जब अमित शाह प्रशांत किशोर का आमने सामने हुआ है, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, आप देखिए प्रशांत किशोर ने अमित शाह को पटकनी किया है। तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर का गांधी परिवार और कांग्रेस की जो नजदीकियां बढ़ रही है, इससे बीजेपी में खलबली है। यदि प्रशांत किशोर के मशवरों को, राय को, एडवाइस को यदि कांग्रेस मानती है, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस एक मजबूत
नहीं, लेकिन ऋषि मिश्रा जी, क्या राहुल गांधी के फेस के ऊपर कोई बात बन पाएगी? क्या फिर वो उस चीज को थोड़ा सा घूट ये बनकर पी जाएंगे कि भाई राहुल गांधी साहब, आप जो है ठीक है, आप कांग्रेस के जो अगर लीडर हैं ठीक है, लेकिन एक तमाम खाली कांग्रेस तो किसी इस वक्त बीजेपी से लड़ नहीं सकती है, उसके लिए छोटे छोटे दलों को मिलाने की जरूरत है, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या फिर टीएमसी हो या और तमाम बड़े जो अभी हाल ही के अंदर जीत कर आए हैं। लेकिन मेरे सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वो सब लोग राहुल गांधी को एक्सेप्ट कर पाएंगे? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप हमसे ज्यादा अध्ययन करते हैं, आपको मालूम होगा संयुक्त मोर्चा की जब सरकार आई थी अटल बिहारी वाजपेयी के, तो ये एक मजाक उपहास बनाया जाता था कि क्या सोनिया गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को टक्कर दे पाएंगे। वही सोनिया गांधी जिनको गुग्गी गुड़िया का उपाधि दिया गया था, तो सोनिया गांधी उस समय की राजनीतिक परिस्थिति को समझते हुए छोटे छोटे दलों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा। आपको याद होगा कि रामविलास पासवान के घर, जबकि रामविलास पासवान घोर विरोधी सोनिया गांधी के हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव, सबको उन्होंने जोड़ा और उन्होंने यूपीए 1 का गठन किया। आपको याद होगा तो सोनिया गांधी को इस ऐसे हालातों से निपटने का अनुभव है। बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस अकेले बीजेपी जो बड़ी प्रचंड बहुमत है बीजेपी के पास, एक बड़ा पॉपुलर फेस है नरेंद्र मोदी के रूप में, उसको चैलेंज करने के लिए कांग्रेस के साथ साथ छोटे छोटे पार्टियों को जोड़ना होगा। और ऐसे ही चुनाव नहीं जीता जाता है बीजेपी में। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 2017 का एग्जाम्पल ले लीजिए, बीजेपी ने छोटे छोटे पार्टियों को जोड़ा, छोटे छोटे जाति समूह को भी अपने साथ लिया, तभी जाके आप एक जो बेस वोट बैंक होता है उसमें वोट जब तक आप नहीं जोड़ेंगे तब तक भी पोलिटिकल। और 2022 में भी वही तैयारी है ऋषि जी, 2022 में भी वही तैयारी है, छोटे छोटे जो दल हैं उनको मिलाया जा रहा है। अभी हम देखा है कि निषाद पार्टी हो या अपना दल हो और ऐसे छोटे छोटे जो दल हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी 2022 की तैयारी में लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निस्संदेह अमित शाह जी की प्रशंसा करनी होगी इसके लिए। अमित शाह अच्छे स्ट्रेटजी करता है, उन्होंने छोटे छोटे पार्टियों को अपने साथ जोड़ा है, छोटे छोटे जाति समूहों को जोड़ा है। और आप देखिए 2017 में भी प्रशांत किशोर के यदि सलाह को कांग्रेस मान लिया होता, प्रियंका गांधी को सीएम घोषित की जाती। सोनिया गांधी का आपने देखा होगा, प्रशांत किशोर के सलाह पर सोनिया गांधी बनारस से रैली शुरू की थी, तो बाद में प्रशांत किशोर के एडवाइस को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया, प्रियंका गांधी के फेस को आगे नहीं बढ़ाया। तो प्रशांत किशोर के जब सलाह नहीं माने तो आपने देखा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का यही सवाल है, यही अहम सवाल है कि राहुल गांधी को क्या कोई और नेता, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी है, वो रिप्लेस कर पाएंगी क्या, या फिर राहुल गांधी को पब्लिक नकार रही है और इसलिए किसी दूसरे फेस को लाने की जरूरत है। एक ब्रेक के बाद ये समझने की आपसे कोशिश करूंगा। चर्चा लगातार जारी है और नजरिया हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का इसको लेकर क्या नजरिया होगा और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर क्या सोचती है, क्या नजरिया है उसका। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आपका। ब्रेक के बाद तो नजरिया में आज हम बात कर रहे हैं मिशन 2024 की। हालांकि उससे पहले मिशन 2022 भी है, लेकिन उससे पहले अगर 2024 की तैयारी हो रही है तो ये वाकई में काबिल गौर है कि क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और जो स्ट्रेटेजिस्ट जुड़ रहे हैं, जो हिकमत अमली जो तैयार कर रहे हैं, क्या उसके पीछे की वजूहत है, ये तलाशने की हम नजरिया में कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ऋषि मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और दानिश इकबाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से ब्रेक के बाद इस्तकबाल करते हैं। दानिश इकबाल साहब, ये चीज मैं भी आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि हम ये तो बहुत है कि कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस, अब राहुल गांधी 50 साल के ऊपर क्यों हुए तो अभी भी नानी की याद आ जाती है तब जब कांग्रेस की स्थापना दिवस होता है, जब आप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के इनडायरेक्ट रूप से सर्वे सर्वा हैं और कांग्रेस के स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले आप नानी के यहाँ चले जाते हैं। आप नानी के यहाँ 2 दिन बाद जाइए, लेकिन आप स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले चले जाएंगे तो बीजेपी और मीडिया को विषय बनाने का, विषय को विषांतर बनाने का एक टॉपिक मिल जाता है और राहुल गांधी टॉपिक दे देते हैं। तो ऐसे बचकाने हरकत से राहुल गांधी को बचना होगा, क्योंकि आपकी लड़ाई बीजेपी से है। बीजेपी देखिए, राहुल गांधी ने कई ऐसे स्टेप लिए हैं जिनको मैं एक पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से मैं सही नहीं मानता हूँ। दूसरा, बीजेपी का आईटी से बीजेपी करोड़ों रुपया अपने संसाधन को राहुल गांधी के छवि को, गांधी परिवार के छवि को नकारात्मक जनता के बीच में नकारात्मक छवि पेश करने पे उन्होंने अपने आईटी सेल के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किया है। इस बात को राहुल गांधी को समझना होगा। तीसरा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपना संगठन जो है
वार्ड से लेके ब्लॉक से लेके जिला से लेके राज्य स्तर तक आपको डेवलप करना होगा। जहां तक आपने क्षेत्रीय नेताओं का बात किया, बिल्कुल आपको अपने क्षेत्रीय क्षेत्र जो है, जैसे राजस्थान में देख लीजिए गहलोत साहब हैं, सचिन पायलट है, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए अशोक चौहान है, नाना भाई पोटले हैं, एक से एक आपके पास। और अभी ऋषि मिश्रा जी, अभी जितिन प्रसाद का भी हमने देखा है कि जितिन प्रसाद साहब भी जो है बीजेपी के अंदर मूव कर गए हैं। तो ऐसे बड़े बड़े जो कद्दावर चेहरे जो कांग्रेस की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, अगर उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी एक तरीके से हम कह सकते हैं नहीं होती है, या फिर उनको तरजीह और तवज्जो नहीं दी जाती है राहुल गांधी की वजह से, तो क्या यही भी वजह है? मैं वही चीज कह रहा हूं, जैसे हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस सैलजा की लड़ाई चल रही है जी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय, तो ऐसे जो छतरप हैं उनके बीच आपको कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। और कोऑर्डिनेशन कौन बनाएगा? आप बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से गांधी परिवार के पास ही पावर है। तो आपको हस्तक्षेप करना होगा। आपको हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे अच्छे नेता, जिनका अच्छा पकड़ है, कई बातों पे मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से डिफर करता हूं, लेकिन उनकी जनता पे अच्छी पकड़ है, ऐसे नेताओं को कांग्रेस से जाने से रोकना होगा। आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, युवा और ओल्ड गार्ड के बीच तालमेल बैठाना होगा। एक प्रशांत किशोर जैसे आपके पास स्ट्रेटजी, प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके पास अच्छा एक स्ट्रेटजी है। तो पूरा तालमेल बैठा के जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना होगा, तब जाके आप बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नो डाउट, कहने की कोई जरूरत नहीं है, अभी इंडिया में सबसे ज्यादा कोई पॉपुलर फेस है वो नरेंद्र मोदी है। आप नरेंद्र मोदी को जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे घेर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के पीठ पे जाके बैटिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसा गलती अखिलेश यादव कर रहे हैं। योगी जी एक से बाउंसर फेंक रहे हैं और अखिलेश यादव बार बार गलती कर रहे हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ सभी अपोजिशन पार्टियों से, आप बीजेपी के पीठ पे खेलने का प्रयास कीजिएगा तो क्लीन बोल्ड होइएगा। चुनाव जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, एक रन नहीं ले पाइएगा, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। आपको जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना है। योगी सरकार आपकी किन मुद्दों पर फेल है? बेरोजगारी पे फेल है, प्रशासन पे फेल है, महिला सुरक्षा पे फेल है, कोरोना संक्रमण काल पे फेल है, किसान के मुद्दे पे फेल है। इन मुद्दों को आपको घेरना होगा, तब जनता आपसे कनेक्ट हो पाएगी। आप बीजेपी के पीछ पे खेलिएगा, बीजेपी आपको क्लीन बोल्ड हिट कर देगी। इन चीजों से अपोजिशन पार्टियों को बचना होगा। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा फिर से। तारिक अनवर साहब क्या कर रहे थे, सुनने थे, एक मिनट। सरकार ने 25 जुलाई से हो जाएगी कांग्रेस यात्रा शुरू होगी, ऐसी सिचुएशन कोविड की महामारी अब पहले भी हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे योगी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, कोई भी हो, उनके सामने चुनाव महत्वपूर्ण होता है। उनकी नज़र सिर्फ चुनाव पर होती है कि चुनाव कैसे जीता जाए। तो ये जो कांवड़ यात्रा है, इसकी जो परमिशन उन्होंने दिया था, उसके पीछे भी उनका उद्देश्य यही था। लेकिन हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हालात को देखते हुए, जो घटनाएं पिछले दिन हुई, जो नुकसान हुआ देश का, कितने लोगों की जानें गई, उसको ध्यान में रखकर उन्होंने नोटिस दिया है। अब योगी सरकार को तय करना होगा कि ऐसे हालात में यात्रा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं सर, स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर ने उन्होंने बोला है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है। और हम जो तारिक अनवर साहब कांवड़ यात्रा पर अपने रद्दमन का इजहार कर रहे थे। फिर से एक बार चर्चा का रुख करते हैं और दानिश इकबाल साहब से समझने की कोशिश करते हैं। दानिश इकबाल साहब, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को बहुत मजबूत बनाया है। उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी तारीफ काम करता है और यही वजह है कि एक के बाद एक कई सारे चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। लेकिन बावजूद इसके आपको क्या लगता है कि जो आपका कॉम्पिटिटर है, जो आपके अगेंस्ट में है या फिर आपके विपक्षी है, उनके अंदर एक समरसता की कमी है, वो अपनी चीज़ों को सही से डिलीवर नहीं कर पाते हैं, या फिर उनकी नाकामी ही आपकी जीत की वजह बनती है? शहबाज, देखिए, तारिक अनवर का बयान अभी आप सुना रहे थे। तारिक अनवर बहुत ही वरिष्ठ नेता है, बहुत अनुभवी और बहुत पुराने नेता है, बहुत गंभीर भी मैं उनको मानता हूं। लेकिन देखिए, मानसिकता देखिए, मैं तब कहता हूं कि मानसिकता देखिए कि तारिक अनवर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है चुनाव को जो है बहुत महत्व देते हैं और चुनाव उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं तारिक अनवर और कांग्रेस पार्टी को कहता हूं, तो फिर आप जाकर टूरिज्म कंपनी खोल लीजिए।
आपके लिए अगर चुनाव महत्व नहीं रखता है, आपके लिए चुनाव अगर महत्वपूर्ण नहीं, एक राजनीतिक दल होने के नाते शहबाज, एक राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक राजनीतिक दल का उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो चाहे लोकल बॉडी की चुनाव हो या चाहे लोकसभा विधानसभा की चुनाव हो, उसका उद्देश्य तो वही है कि अपने विचारों को, अपने कार्य को जनता के सामने लेकर के जाना और शिद्दत से चुनाव लड़ना। हर एक राजनीतिक दल का उद्देश्य ये होना चाहिए। लेकिन हमारे जो मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल है, उनके नेताओं का जो है मानसिकता देखिए, वो कहते हैं कि क्या चुनाव क्या होता है, चुनाव तो कुछ होना नहीं। बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं वो, जाके टूरिज्म कंपनी खोल लीजिए और टूरिज्म कंपनी के साथ आप लोग कैसे ट्रिप पे रहते हैं, कभी बैंकॉक रहते हैं, कभी जो है नानी के यहाँ रहते हैं, तो आपको तो टूरिज्म कंपनी खोल लेना चाहिए। चुनाव राजनीति में आकर के दूसरे लोगों की जगह क्यों आप खराब कर रहे होते हैं? तो इससे जाहिर होता है कि आप देश की जनता को कहां देखना चाहते हैं। अगर आप चुनाव की शिद्दत नहीं करेंगे, चुनाव शिद्दत से नहीं लड़ेंगे, तो जनता के मुद्दों को कौन उठाएगा? आप जब अपनी नीति को लागू करने के लिए, जनता के जो है कल्याण के काम करने के लिए चुनाव में नहीं जाएंगे, चुनाव जीतेंगे नहीं, उसको लागू कैसे करेंगे? तो जाहिर हो जाता है कि आपको चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आप जनता को महत्व नहीं देना चाहते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 3-4 दिन पहले जो है शहबाज, जो है कुछ संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई। उस पे जो है मीडिया वालों ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सवाल पूछा, तो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पे हमें भरोसा नहीं है। इससे क्या संदेश जाता है? इससे उन आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता है जो देशद्रोही है, जो उस गतिविधि में संलिप्त है, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं आप कि जब एक प्रदेश की सरकार, पुलिस जो है वो, उसको कामयाबी हासिल हुई है, किसी संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तारी हुई है और उसका कोर्ट का काम है कि वो आरोपी जो है दोषी है या नहीं दोषी है। लेकिन उससे पहले आपका ये संदेश देना कि मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है कि उसने सही लोगों को गिरफ्तार किया है कि नहीं किया है, तो मैं मानता हूं कि देश की राजनीति के लिए, देश के अवाम के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए इस तरह की मानसिकता जो है बहुत ही गलत है। इससे गलत संदेश जाता है और जिसका कारण है कि आज जो सभी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, सबकी जो पार्टी की आज स्थिति है, जिसका कारण साफ और साफ यही है कि वो संगठनात्मक तौर पर तो कमजोर है ही, लेकिन जब देश के मुद्दे आते हैं, जब राष्ट्रहित के मुद्दे आते हैं, वहां पर भी तुष्टीकरण के कारण, अपने वोट बैंक के कारण जो है देश को बदनाम करने का काम करते हैं और शर्मसार करते हैं। ओके, ठीक है। ऋषि मिश्रा जी, मैं यही सवाल आपसे भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों की कमजोरी का फायदा ही भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है कि हमारा विपक्ष इतना कमजोर है, तो अब जाहिर सी बात है कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो इतना कमजोर है तो ऑटोमेटिकली आप आधे जीते हुए तो मिल ही जाते हैं और बाकी की जो आपकी स्ट्रेटेजी और जो आपकी पावर है वो आपको सपोर्ट कर देती है। तो ये क्या ये मान के चला जाए कि जो विपक्ष है वो कमजोर है, वो सिर्फ ट्वीट कर सकता है, एसी रूम के अंदर बैठकर वो सड़कों पर नहीं उतर सकता है? आज पेट्रोल के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। हमने देखा है कि जब कांग्रेस के टाइम पर इस तरह के जो दाम बढ़ा करते थे तो सिलेंडर लेकर खूब प्रदर्शन हुआ करते थे, एहतजाज होते थे, मुजाहरे किए जाते थे, लाठीचार्ज हुआ करता था। आज सब चीजें नदारद है। तो ये एक विपक्ष अगर कमजोर है तो ऑटोमेटिकली जो है भारतीय जनता पार्टी को इसका एक बूस्टअप मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस के या अपोजिशन के जितने भी चेहरे हैं उनका बीजेपी के सामने नहीं टिकने का कारण है। देखिए, जो बीजेपी ने जो फार्मूला गढ़ा है चुनाव जीतने का, बहुसंख्यकवाद जो है, उनको उन मुद्दों को उन्होंने उठाया जिससे बहुसंख्यकवाद जो है वो खुश होते हैं। और कांग्रेस के ऐसे नेता हैं, यदि कांग्रेस की बात करूं तो ऐसे कई नेता कांग्रेस में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप जानते होंगे कि वो ऐसे बयान देते हैं जिनसे बहुसंख्यक जो हैं हिंदुस्तान में, जिनकी आबादी करीब 80% है, उन भावना को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। यदि मैं नाम ले लूं तो दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, ऐसे कई नेता हैं, मणिशंकर अय्यर। उसी बीजेपी या कांग्रेस की नाकामी को, कांग्रेस के ऐसे नेताओं के बयान को बीजेपी कैश करती है। बीजेपी कोई जनता से जुड़े हुए मुद्दे पे काम नहीं करती है। आज गुजरात विकास मॉडल की बात करते हैं, शायद बीजेपी के जो नुमाइंदे बैठे हैं, अभी नए हैं, उनको अनुभव नहीं है। सौराष्ट्र कच्छ में चले जाइए, आज भी शुद्ध पेयजल जो है, यानी मीठा पानी, पीने का पानी नहीं मिलता है। किसानों को तो छोड़ दीजिए। यदि मैं एक आपको आंकड़ा दूं, करीब जब से नरेंद्र मोदी जी 2002 से मतलब 12 साल करीब मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, वहां पे करीब सौराष्ट्र और कच्छ में 5000 से अधिक किसानों ने सुसाइड किया, लेकिन कभी मीडिया में नहीं आई। तो बीजेपी जानती है कैसे चुनाव जीता जाए, इन नेताओं के बयान को कैसे करना, मीडिया को कैसे मैनेज किया जाता है। बहुत दुख की बात कर रहा हूँ,
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कैसे बीजेपी मैनेज कर रखी है हम आप सब जानते हैं। तो मीडिया में कांग्रेस, एक तो है कि कांग्रेस सड़कों पे कम प्रदर्शन करती उतरती है, ये भी बात सही है। यदि कांग्रेस के कुछ नेता एक्टिव भी हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, तो उस खबरों को बहुत से ऐसे चैनल है, मैं सभी चैनलों को नहीं कहता हूँ, बहुत से ऐसे चैनल है उनको नहीं दिखाती है। तो ये कांग्रेस को समझना होगा कि मीडिया मैनेजमेंट जो उनका देख रहा है, उनको कैसे जनता से जुड़े मुद्दे को यदि उठाते हैं तो जनता तक कैसे पहुंचाए, मीडिया के थ्रू पहुंचाए, सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाए। ऐसे नेताओं पे प्रतिबंध लगाए जो किसी भी समाज या वर्ग या धर्म के सेंटिमेंट को आघात पहुंचाते हों। अपने जो ऊर्जावान नेता हैं उनको आगे बढ़ाएं। कांग्रेस में एक से एक नेता है, प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी का अपना एक युवाओं में एक अच्छा पकड़ है, एक अच्छा उनका इमेज है। राहुल गांधी पे भी आज तक राहुल गांधी का 10-15 साल से हैं, और राहुल गांधी एक बड़ा करिश्मा नहीं दिखा पाए, लेकिन राहुल गांधी पे अभी भी कुछ भ्रष्टाचार का आरोप, गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगे नहीं, यदि लगे भी हो, कहीं एक दो लगे भी हैं तो साबित नहीं हो पाया। क्लीन इमेज के व्यक्ति हैं। लेकिन आपको मैं पहले भी कहा सदा भाई, फुल टाइम पॉलिटिक्स करना होगा। ये कोई 12 घंटा या 7 घंटा का शिफ्ट नहीं है कि शिफ्ट खत्म हुआ आप अपना बैग उठाए घर चले गए। आपको 24 घंटे को 48 घंटे में जीना होगा, 24 घंटे को 48 घंटे में बदलना होगा, तब जाके आप बीजेपी, क्योंकि अमित शाह को आप देखिए, मैं अमित शाह जी का प्रशंसा करना चाहूंगा कि कोरोना में मुझे भी कोरोना हुआ था, मैं 1 महीने तक चल नहीं पा रहा था जी। और अमित शाह जी को कोरोना हुआ, और कल जिस दिन उनका रिपोर्ट निगेटिव आया है, कल होके ही वो बंगाल में थे। तो हमारे नेताओं को, अपोजिशन के जो नेता हैं, उनको अमित शाह जी से सीखना होगा। अमित शाह जी में लाख खामियां हो सकती है, लेकिन उनके वर्किंग और जो उनकी जो स्ट्रेटजी बनाने की जो कला है, शायद ही किसी अन्य नेताओं में। तो कांग्रेस को बीजेपी से भी सीखना होगा। बीजेपी का जो भी हालात है उस पर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। बंगाल में बीजेपी असफल क्यों रही? बीजेपी का आजकल एक फॉर्मूला हो गया है कि दूसरे पार्टी से चुनाव के समय दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ के लाइए और चुनाव लड़िए। उससे क्या होता है कि जो ओल्ड गार्ड, जो पहले से जो कार्यकर्ता हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, खून पसीना बहा रहे होते हैं पार्टी के लिए, वो नाखुश हो जाते हैं। नए लोगों को मौका दे दिया जाता है, जो पार्टी के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता। यही हाल बंगाल में हुआ। तो बीजेपी को भी स्ट्रेटजी बदलना होगा। यदि बीजेपी को गुजरात और असम में चुनाव छोड़ दीजिए तो 2017 के बाद बीजेपी कोई भी चुनाव फुल अपने बल पे चुनाव नहीं जीत पाई है। बिहार में गठबंधन का सरकार है, बाकी आप देख लीजिए, बीजेपी मध्य प्रदेश हारी है, राजस्थान हारी है, छत्तीसगढ़ हारी है, दिल्ली हारी है, ऐसे कई राज्यों में, महाराष्ट्र बीजेपी हारी है, ऐसे कई राज्यों में चुनाव हुआ जहाँ बीजेपी हारी है। तो बीजेपी को भी अपने स्ट्रेटजी में बदलाव लाना होगा। हालांकि बीजेपी अभी फुल फॉर्म में है, पॉपुलर फेस है, अमित शाह जैसे रणनीतिकार है, तो बीजेपी अभी अपर हैंड में है। लेकिन बीजेपी को भी सदा भाई अभी कठिन चुनावों से गुजरना है। उत्तराखंड में उनको संघर्ष करना है, उत्तर प्रदेश में भी स्थिति ठीक नहीं है। मैनेजमेंट कर ले बीजेपी का रणनीतिकार। लेकिन योगी आप समझ सकते हैं, जब बीजेपी के 150 विधायक अपने मुख्यमंत्री से खुश नहीं है, दर्जन भर मंत्री बीजेपी अपने मुख्यमंत्री से खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में खींचतानी भी चल रही है। और आपने देखा भी होगा 2-3 हफ्ते पहले किस प्रकार से योगी जी को दिल्ली तलब किया गया था। तो बीजेपी को भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, तो सभी गुटों को, सभी लोगों को लेके चलना होगा। हाँ, लेकिन ऋषि मिश्रा जी, उसको मैनेज कर लिया गया, क्योंकि हम देख पा रहे थे, बहुत सारी खबरें मीडिया में भी आई थी और उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि शायद अब उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ नया हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके जब उनको सेंटर में बुलाया गया और दिल्ली तलब किया गया, तो शायद वो चीज़ें जो है एक तरीके से दब गई है। कांग्रेस के अंदर वो चीज़ नहीं हो पाती है। कांग्रेस को चीज़ से सीखना होगा। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, दानिश इकबाल साहब का रुख करूंगा। दानिश इकबाल साहब, वाकई में सभी लोग तारीफ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट की। आपका जो पंचायत से पार्लियामेंट तक का सफर होता है, फिर चाहे कोई सा चुनाव हो, हम डीडीसी के इलेक्शन की बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, या फिर अभी हाल ही के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए हैं पंचायत के, और जो यहाँ पर जिला सदर बने हैं उनके चुनाव की बात कर ली जाए, या फिर विधानसभा के चुनाव की बात कर ली जाए, हर जगह पर जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो काम जरूर करती है। लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजी तब तक ही काम करेगी जब तक कि आपका जो अपोजिशन में है, जो आपका जो कॉम्पिटिटर है, वो इतना ज्यादा मजबूत ना हो। लेकिन जिस दिन वो मजबूत होगा तो आपके लिए काफी मुश्किल खड़ी कर देगा वो।
देखिए शहबाज, चुनाव में एक पार्ट है, चुनाव का एक हिस्सा है कि आपके पास दूसरे दल से नेता या बाहर के लोग भी आते हैं और उन्हीं दल के पास आते हैं जो दल मजबूत होते हैं, जो दल जीतने की ताकत रखते हैं, जो दल का विश्वास जनता के बीच में बना रहता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा और नेचुरल सा फिनोमेना है कि लोग आते हैं और उसमें ये निश्चित तौर पर उसमें संतुलन बनाना पार्टी का और संगठन का काम होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बाहर से आए लोगों के साथ संतुलन बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, वो दिखता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी लगातार क्यों जो है लगातार चुनाव जीतती जा रही है और आज भी बहुत अच्छे पोजीशन में है, कंफर्ट पोजीशन में है। आने वाले समय में भी जो पॉलिटिकल पंडित है उनका ये कहना है कि बहुत अच्छे कंफर्ट पोजीशन में रहेंगे। देखिए, अगर आप आकलन करने जा रहे हैं तो ये आकलन करना कि मीडिया को मैनेजमेंट कर लिया जाता है, ये आता है हुनर भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैनेज कर लेती है, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। मैं मानता हूं जब आपके पास तर्क नहीं है तो आप इस तरह की जो है वाहियात बातें करते हैं। देखिए, मीडिया मैनेज कर लेने से और जो है चुनाव मैनेज करने से चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव जनता के दिलों में विश्वास बना करके जीता जाता है। और भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में जहां 125 करोड़ की जनता है, क्या आप 125 करोड़ जनता को मूर्ख बना देंगे? उनको आप झूठ बोल देंगे? उनके साथ आप मीडिया मैनेजमेंट के साथ चुनाव जीत जाएंगे? चुनाव मैनेजमेंट के साथ आप चुनाव जीत जाएंगे? ये कभी कतई नहीं हो सकता है। आप इससे जनता जनमानस का जो विश्वास है, उसका जो मतदान रहा है, उसका जो उसने जो एक विश्वास दिखाया भारतीय जनता पार्टी पे, उसका भी अपमान है, भारत के लोकतंत्र का भी अपमान है। देखिए, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है शहबाज कि विपक्ष को अपनी भूमिका को बड़ी मजबूती से रखना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि विपक्ष जो है अपनी भूमिका को रखने में नाकामयाब है। एक बात, संगठन के अंदर उसकी कमियां हैं, नेतृत्व क्षमता नहीं है, नीति स्पष्ट नहीं है। राष्ट्रहित के मुद्दों पर वोट बैंक की राजनीति के कारण जिस प्रकार से विपक्ष पार्टियों के नेताओं के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए या जो स्टेप लिए गए, उससे पूरे जनमानस में एक रोष है, इसको समझना पड़ेगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक संरचनाएं हैं, कार्यशैली है, और अगर आप बहुत अच्छा संगठनात्मक संरचनाएं पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार अपने संगठन के बलबूते चुनाव जीतते हैं, लेकिन दूसरी बार जब आप काम करके अपने रिपोर्ट कार्ड को लेके जाते हैं तो जनता आपकी संगठनात्मक संरचनाएं को नहीं देखती है, बल्कि पिछले 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को देखती है। तभी 2019 में नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री। ठीक है, यानी कि रिपोर्ट कार्ड भी जरूरी है, संगठन भी जरूरी है और स्ट्रेटेजी भी जरूरी है, तब सबका कॉम्बिनेशन मिलकर ही चुनाव जीता जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए दानिश इकबाल साहब, अपनी बात रखने के लिए, और रेशमी मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और बताने के लिए कि आपका नजरिया क्या है। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में 2022 हो या 2024, उसको लेकर हिकमत अमली बननी शुरू हो गई है। आने वाला मुस्तकबिल में यह तय होगा कि आखिर कौन बनेगा यहां पर राजा, कौन बनेगा किंग मेकर। देखते रहिए जी सलाम।